वेलकम टू अनोखी कहानी। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी मुझे मेरे दोस्त ने सुनाई थी। कहानी का नाम है केशव। इथेनेसिया मतलब इच्छा मृत्यु। जब कोई किसी शारीरिक परेशानी या फिजिकल बॉडीली पेन को टॉलरेट नहीं कर सकता तो खुद मौत को गले लगा लेने का हक मांगना, इससे इच्छा मृत्यु कहते हैं। ऐसे लोग जाके कोर्ट से मौत की मांग करते हैं। पहले तो इस पे कोई रोक नहीं था, लेकिन अब इस पे एक कानून बना दिया गया है। मैंने जब मेडिकल फील्ड ज्वाइन किया था एज अ सर्जन, मैंने बहुत सारे केसेस देखे जहां लोग अपने दर्द से तड़पते मौत मांग रहे थे, लेकिन मैंने कभी इतनी सो के सही नहीं समझा। मैं ये सोचता था कि आदमी को अपने आखिरी दम तक लड़ना चाहिए, लेकिन हाँ, एक बार मैं गलत साबित हुआ था। ये साल 2004 की बात है। मैंने किशोरगंज में एक सरकारी हॉस्पिटल ज्वाइन किया था। मैं हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर मिस्टर आनंद के साथ हॉस्पिटल का मुआयना करने गया। एक कमरे से अजीब बू सी महक आ रही थी। वो वार्ड काफी गंदा था। लोग सफेद बिस्तर पे लेटे कर्रा रहे थे। हाँ, इस कमरे में उन लोगों को रखते थे जिनकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन वो स्टेबल थे। ना वो ठीक होते थे ना मरते थे। डॉक्टर आनंद ने मुझे मुस्कुराते हुए बताया कि 2 दिन बाद मेरी शिफ्ट इसी वार्ड में है। मैं गौर से देखने लगा। किसी का चेहरा ट्यूमर से सूजकर 3 गुना बड़ा हो गया, किसी के हाथ पैर अजीब तरीके से मुड़े हुए, लेकिन उन सब के बाजू में रखी मशीन में दिल की धड़कन चलती दिखाई देती थी। वहां कौन है? मैंने पर्दे के पीछे बिस्तर पर लेटे एक आदमी को देखकर पूछा। उसके सिरहाने शायद उसका लड़का और उसकी पत्नी बैठे थे। वो डॉक्टर आनंद बोले, केशव है, हिसोप्लाज्मोसिस। जेल में था, वही बीमारी लगी, यहाँ भर्ती है तब से। डॉक्टर आनंद ने बताया केशव कई साल पहले काला जादू करने के लिए अरेस्ट हुआ था। जेल में उसको एक अजीब बीमारी लगी, जिसकी वजह से उसका सारा शरीर सड़ने लगा था। उसने कोर्ट में 2 बार एप्लीकेशन डाली थी इच्छा मृत्यु की, लेकिन जब कोर्ट ने उसके परिवार की राय ली तो उसकी पत्नी और बेटे ने कहा कि वो नहीं चाहते कि केशव को इच्छा मृत्यु मिले। कुछ दिन बाद मेरी ड्यूटी उस वार्ड में लग गई। मैं वो शाम नहीं भूल सकता जब मैं उस वार्ड में केशव के बिस्तर के बाजू में खड़े रहकर उसकी रिपोर्ट चेक कर रहा था। उसका जिस्म ऊपर से नीचे तक गल चुका था। ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जहां से पस ना बह रहा। सुनो, उसने कर्राते हुए कहा, एक मदद करोगे? उसकी आंखें ढकी थी, माथे से खून रिस रहा था। जी कहिए, मैंने कहा। तो वो कर्राते हुए बोला, मुझे मार दो, मुक्त कर दो मुझे, तुम्हारा एहसान मर के भी नहीं भूलूंगा। वैसे तो मैं यूथनासिया के खिलाफ था, लेकिन धीरे धीरे केशव की आवाज का दर्द और उसके जिस्म की परेशानी देखकर मुझे ये लगने लगा था कि यह हक होना चाहिए। कुछ दर्द झेले नहीं जाते, न जाने क्यों सोते जागते केशव का चेहरा जहन में उभर जाता। मैं खाने के टेबल पर बैठा, मेरी पत्नी मनीषा और 5 साल का बेटा फर्श पर खेल रहे थे। मम्मी चींटी, बेटे ने कहा और रेंगते हुए चींटी पर पैर रख दिया। वो मरा तो नहीं, लेकिन उल्टा पड़ा, पैर उठाए, तड़पने लगा। अरे अब छोड़ो मत, मार दो उसे, तड़पता रहेगा बेचारा। माँ ने अपनी जगह से उठते हुए कहा और जाकर उस तड़पते चींटी पर पैर रख दिया और वो पीस गया। मैं जो देख रहा था उससे मुझे केशव की याद आ रही थी। उसे भी तो आजादी चाहिए थी। मैं जब भी उस वार्ड से गुजरता तो केशव मुझे रोते बिलखते दिखाई देता था। उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजती रहती थी, मार दो मुझे, मार दो, एहसान रहेगा तुम्हारा। सफेद कोट के अंदर भी एक इंसान का दिल होता है। इसलिए एक शाम मैंने तय कर लिया कि केशव के दर्द भरी जिंदगी से मैं उसे छुटकारा दे दूंगा। मुझे याद है नवंबर की वो एक ठंड रात, मेडिकल रूम से कुछ इंजेक्शंस अपने सफेद कोट के पॉकेट में डालकर मैं केशव के वार्ड पहुंचा। वो दर्द से तड़प रहा था, मुझे देखकर चौंक गया। मैंने मुस्कुराया और उसे सिरिंज और इंजेक्शन दिखाए। मौत कितनी अजीज थी उसे कि उसके आंखों में चमक आई, जैसे किसी लंबी कैद से रिहा किया जा रहा। मैं बयान नहीं कर सकता था कि वो लम्हा मेरे लिए कितना भारी था। हाथ कांप रहे थे। मैंने इंजेक्शंस में वो दवा भरी थी जो पोस्टमार्टम में ट्रेस नहीं किया जा सकता। मैंने सिरिंज उसके भाव पर रख दी। उसने मेरी तरफ देख के मुस्कुराया। मैंने हिम्मत बटोरी और दवा इंजेक्ट कर दी। शुक्रिया, भूलूंगा नहीं, कहते हुए उसकी आंखें चलने लगी। फिर उसने कर्राते हुए कहा,
इंतजार करूंगा। और गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। मैं तेज कदमों से वहां से चला आया। अगले दिन पेपर में हेडलाइंस छपी, व्हाट कोर्ट रिजेक्ट्स गॉड एक्सेप्ट्स, केशव नो मोर, इच्छा मृत्यु मांगने वाले केशव की मौत। अगले दिन मैं जब हॉस्पिटल के मेन गेट से अंदर आ रहा था तो केशव की बॉडी एम्बुलेंस में बाहर लाया जा रहा था। बाजू वाली सीट पर उसका बेटा और उसकी पत्नी बैठे। डॉक्टर जो खुशी किसी की जान बचाने के लिए महसूस करते हैं, मैं वो खुशी किसी की जान लेने के लिए महसूस कर रहा था। कितने आराम से मरा था, खामोशी से सांस लेते हुए गहरी नींद में चला गया। हे, क्या चल रहा है आज इस टाइम कैंटीन में? मेरे एक साथी डॉक्टर विकास ने मुझे कैंटीन में पहली बार देखा तो कहा, हाँ बस यूं ही ब्रेक लेने आ गया, वैसे भी अभी टाइम मिलने से रहा, अगला पूरा हफ्ता सर्जरी लाइनअप है। मैंने बताया तो उन्होंने हाँ में सर हिला दिया। तो केशव वाला केस सुना, ही डाइड? उन्होंने चाय सिप करते हुए कहा। तो मैं हड़बड़ाते हुए कहा कि हाँ सुना, अच्छा ही हुआ ना? उसने कहा हाँ, बहुत अच्छा हुआ। पता है मुझे उसके वजह से डर लगता था उसके वार्ड में जाते हुए, नॉट बिकॉज ऑफ हिज कंडीशन, लेकिन उसके बारे में बहुत कुछ सुना था। ब्लैक मैजिक करता था, पता है ना, कोई सिद्धि वगैरह। ओह कम ऑन, दिस इज व्हाट रबिश। मैंने हंसते हुए उसे टोका और टॉपिक चेंज कर दिया। मैं भूत प्रेत के गॉसिप्स के पर बिल्कुल यकीन नहीं करता था और शायद आगे भी नहीं करता, अगर उस रात मेरे साथ वो हादसा नहीं हुआ होता था। उस रात कमरे में मैं अकेला था। बीवी और बेटा नानी के आ गए थे। रात को अचानक मेरी आंख खुली। कमरा एक गहरी खामोशी से भरा हुआ। खिड़की के पास लटकते विंड चिम्स के कड़ियां हल्के हल्के बज रहे थे। मैं बेड से उतरने गया और चप्पल अपनी तरफ खिसक गई। क्या ऐसा लगा कि कोई ठंडी चीज मेरे पैर को छू गई। चौंक कर देखा तो कुछ नहीं था। मैं उठा और बाथरूम की तरफ जाने लगा, लेकिन लेकिन फिर अचानक रुक गया। ऐसा क्यों लग रहा था कि उस कमरे में मैं अकेला नहीं हूँ। दरवाजे खिड़कियां सब बंद थे। फिर मैंने पूरे कमरे में नजर घुमाई, छत, शेल्फ, फोटो फ्रेम्स, अलमारी। फिर मेरी नजर बेड के नीचे, कुछ था वहां। मैं फिर धीरे धीरे बेड की तरफ बढ़ने लगा। मैंने पास रखा हुआ एक फ्लावर पॉट उठाते हुए झुककर बेड के नीचे देखा। रुका के बेड के नीचे सर झुकाए केशव बैठा था। मुझे याद नहीं फिर क्या हुआ। मैं बेहोश हो गया था। आंख खुली तो मैं बेड पे था और पूरे घर के लोग मेरे आजू बाजू में थे। बीवी, मम्मी, ससुर जी और मेरा एक दोस्त डॉक्टर अशोक भी। कैसे हो बेटा? मम्मी ने सर पे हाथ रखते हुए कहा तो मैं डर के मारे झट से उठ बैठा। बेड के नीचे वो है, वो केशव, मैंने घबराते हुए कहा। यहाँ कोई नहीं है बेटा, देखो। मेरे ससुर जी ने पलंग से नीचे झुकते हुए कहा। मैंने सबको बताया कि पलंग के नीचे केशव बैठा है, लेकिन सबको ये लग रहा था कि मुझे कुछ तो मेंटल स्ट्रेस हुआ है। मनीषा की आंखों में आंसू थे। मैं उसे भी समझा रहा था कि रात में मैंने, कि तभी मेरी सांसें अटक गई। सामने खिड़की के बाजू में टीवी और खाली कुर्सी के बीच में केशव बैठा। वो देखो, वो वहां है। मैंने पीछे पलट के देखा तो सब लोग वहीं देख रहे थे, लेकिन न जाने क्यों किसी को कुछ नहीं दिखा। अशोक बोला, देखो कोई भी तो नहीं है। मैंने बोला, तुम देखो, वही तो बैठा है, वही। मैं सबको हटाते हुए चीखते हुए केशव पर चिल्लाने लगा, तुम मर चुके हो, तुम यहाँ कैसे आ गए, यहाँ कैसे हो सकते हो तुम? केशव के जिस्म पे अब भी खून से भरे जख्म थे। उनसे टपकता हुआ खून जमीन को छूते ही गायब हो जा रहा था। वो चुपचाप मुझे देख रहा था। मेरे घर के लोग मुझे अफसोस से देख रहे थे कि मैं खाली कुर्सी से बात कर रहा। अशोक ने मेरा चेकअप किया। मैं फिट निकला, पर सबको यही लगता था कि मैं दिमागी तौर से अनफिट हूँ। उसके बाद केशव मुझे हर जगह दिखता था। मैं हॉल जाता तो वो मुझसे पहले वहां होता था। मैं जहां जाऊं वहां केशव मुझसे पहले पहुंच जाता था। बेडरूम में दरवाजे के बाजू में पूरी रात उकड़ू बैठा होता था। आईने में मैं अपना चेहरा देखता तो पीछे से केशव झांकता रहता था। फिर एक दिन डॉक्टर अशोक कैबिन में मुझे अकेले बिठाकर कुछ समझा रहा था। तब भी
केशव खून से सना सामने वाली कुर्सी पर बैठा। मैंने डॉक्टर अशोक को सब सच सच बता दिया। उसने सर पकड़ लिया। ये क्या किया तुमने? मार दिया उसे? इसी ने कहा था मुझे, मैंने इशारा करते हुए कहा। अशोक ने खाली कुर्सी की तरफ देखा और बोला, देखो मुझे सब समझ में आ गया है, ये तुम्हारा गिल्ट है और कुछ भी नहीं है। मैंने उसे समझाया, लेकिन वो माना नहीं। उसने कहा कि अगर मैं ये बात बार बार कहूंगा तो केशव का केस खुल सकता है और मुझे जेल हो सकती है और मेडिकल प्रैक्टिस भी कैंसिल हो जाएगी। अशोक की बात मुझे समझ आ रही थी, इसलिए मैंने केशव का नाम लेना छोड़ दिया, पर मैं उसे हमेशा अपने आसपास देखता था। मैंने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, बहुत कोशिश की, लेकिन मैं हार गया। पर ऐसा कौन था जो मेरी मदद कर सकता था? मेरे जहन में केशव के बेटे की तस्वीर झलकने लगी। उस शाम ठंड बहुत था और मैं बसंत नगर के एक छोटे से घर के सामने खड़ा था। केशव के घर का पता मुझे हॉस्पिटल से मिल गया था। सुनिए, कोई है? मैंने नॉक करते हुए कहा। तो कुछ देर बाद दरवाजा खुला। उसका लड़का मेरे सामने खड़ा था। फिर मैं एक कमरे में बैठा था। उसके लड़के का नाम रोहित था। उसकी माँ किचन के दरवाजे के आड़ में खड़ी थी। मैंने रोहित को सब कुछ बता दिया। क्यों किया आपने ऐसा? वो चीखा मेरे ऊपर। मैंने अपना सर नीचे झुका लिया। वो घबराया हुआ लग रहा था। अब उन्हें वापस आने से कोई नहीं रोक सकता। वापस? मैंने कहा। अरे वापस तो वो आ गया है, मैं उसे देख पा रहा हूं, यहां भी। मैंने सर घुमाया तो केशव मेरे कुर्सी के पीछे बैठा था। रोहित ने कहा, ये तो सिर्फ आत्मा है जो आपको दिख रही है, लेकिन बाबा आप जीते जागते लौटेंगे। मतलब कब? मैंने कांपती आवाज में पूछा। वो बोला, आपकी मौत के बाद। मैं कांप गया। रोहित ने बताया कि काला जादू करने वाले मेरे बाबा के पास एक सिद्धि थी। वो सिर्फ तभी मर सकता था जब वो अपनी मौत मरे। किसी और के हाथों मरने पर बाबा कातिल के जिस्म में प्रवेश कर जाएंगे और फिर जिंदा हो जाएंगे, जिस्म बदलकर। लेकिन मेरे जिस्म में तो मैं हूं, वो तो वहां है मेरे पीछे। मैंने रोहित से कहा तो वो बोला, आपके जीते जी बाबा कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आपके साथ रहेंगे, इंतजार करेंगे आपकी मौत का। रोहित ने बताया, जिस किसी वक्त मैं मर जाऊंगा, मेरी रूह मेरे जिस्म से निकल जाएगी। 2 पल बाद केशव मेरे जिस्म में प्रवेश कर जाएगा। रुका हुआ दिल फिर से धड़कने लगेगा। रुकी हुई सांसें फिर से चलनी पड़ेगी। लोगों को यही लगेगा कि मैं मरते मरते बच गया, लेकिन वो मैं नहीं, केशव रहेगा। अब मुझे समझ आ गया कि केशव ने मेरा इस्तेमाल किया और उसने मरते वक्त क्यों कहा, इंतजार करूंगा। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। बाबा इसी वजह से इच्छा मृत्यु मांग रहे थे। वो अपनी मौत नहीं मरना चाहते थे, इसलिए हमने इच्छा मृत्यु का विरोध किया। रोहित ने अफसोस में कहा कि वो नहीं चाहते थे कि बाबा लौटे। रोहित ने बताया कि ये सिद्धि हासिल करने के लिए केशव ने उस पे और उसकी माँ पे बहुत जुल्म किए। वो दोनों उससे बहुत नफरत करते थे। रूम में खामोशी थी। मैं देख रहा था कि केशव सर झुकाए बैठा था। अब जब मुझे पता चल गया था कि वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता सिवाय मुझे दिखाई देने के, मेरा डर थोड़ा सा कम हुआ। फर्ज कीजिए कि कोई शख्स आपके साथ 24 घंटे रहे, आपकी मौत की राह देखते, हर पल खाना खाते, ऑफिस जाते, काम करते, वापस आते। क्या वो जिंदगी आप जी पाएंगे? क्या कोई रास्ता नहीं है? मैंने रोते आवाज में पूछा। तो रोहित ने ना में सर दी। एक रास्ता है। तभी रूम में आवाज गूंजी। मैंने चौंक के देखा तो रोहित की माँ मेरे सामने खड़ी। केशव की पत्नी ने केशव से छुटकारा पाने का जो रास्ता बताया, वो मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल था। नहीं, मैं किसी की जान नहीं ले सकता। मैं चीखता हुआ वहां से उठा और बाहर आ गया। और कोई रास्ता नहीं है, उसकी आवाज बाहर तक आ रही थी। आदत डाल दीजिए उसके साथ की। कुछ देर बाद मैं गाड़ी तेज रफ्तार से दौड़ाते हुए घर लौटा। सामने लगे शीशे पर पीछे सीट पर बैठे केशव की, उसके माथे से खून बह रहा। धोखा दिया तुमने मुझे, मैं चीखा। मैंने तुम पर तरस खाया और तुम? मेरे कहने पर केशव मुस्कुराया तो मुझे गुस्सा आ गया, लेकिन वो गुस्सा बेकार था।
केशव से छुटकारा पाने का सिर्फ एक तरीका था। अगर मैं किसी को जानबूझ के मार दूं, तो केशव उसके जिस्म में प्रवेश कर जाता। लेकिन वो मुझे गवारा नहीं था। हालांकि अगले कुछ दिनों तक मुझे उसकी आदत पड़ गई थी। मुझे ऊब आ गया था उससे देख देख कर, हमेशा मेरी मौत की दुआ मांगते देखकर। छुटकारा चाहिए था मुझे उससे। एक शाम एक मरीज का ऑपरेशन था। उसके फेफड़े में इन्फेक्शन था। मैं उस ऑपरेशन टीम का लीडर था। ऑल सेट फॉर सर्जरी? मैंने अपने इंटर्न से पूछा। उस शाम मेरी नीयत बिगड़ गई। मैंने सोचा अगर मैं उस मरीज को जानबूझ के मरने दूं, तो मुझे आजादी मिल जाए। सीजर्स प्लीज। कुछ देर बाद मैं और मेरे जूनियर डॉक्टर्स पेशेंट को घेरे हुए खड़े थे। पेशेंट के ऊपर एक बड़ा सा स्पॉटलाइट था। मैंने नजर घुमाकर देखा तो पीछे केशव ऑक्सीजन सिलेंडर के पास बैठा हुआ था। शाल वी स्टार्ट सर? एक फीमेल जूनियर डॉक्टर ने पूछा तो मैं हड़बड़ा गया। वापस मरीज को देखा और सीजरन ब्लेड उसके पेट पे चला रहा। खून की धार उसके जिस्म पे लगे कट से बहने लगी। कुछ देर बाद उसके फेफड़े पेट की गहराई में खून में लपटे दिखाई देने लगे। थोड़ी देर में कुछ प्रोसीजर्स के बाद पास में रखा मॉनिटर पे उसका ब्लड प्रेशर लगातार कम होने लगा। ओह माय गॉड सर, इट्स गेटिंग वर्स, एक जूनियर डॉक्टर ने कहा, और वो एक इंजेक्शन तैयार कर रहा था। मैं भी जानता था कि मरीज को वो इंजेक्शन देना जरूरी था, वरना वो मर सकता था। लेकिन मैंने उस डॉक्टर को रुकने का इशारा किया। सारे जूनियर डॉक्टर्स मुझे हैरानी से देखते थे। शायद मैं थक गया था अपनी मौत को अपने आसपास देखते देखते, और वो कर रहा था जो मैंने नहीं करना चाहिए था। मैं स्टील की एक लंबी चिमटी से फेफड़े में आई ब्लॉकेज साफ करने लगा, और मौत के करीब जाने वाली बीप लगातार तेज होती जा रही थी। मैंने देखा केशव अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और ऑपरेशन टेबल के करीब आने लगा। वी कांट इंजेक्ट हिम नाउ, दिस केस इज डिफरेंट। तुम लोग ऑपरेशन से पहले पेशेंट की हिस्ट्री नहीं पढ़ते क्या? मैंने तेज आवाज से कहा तो सारे डॉक्टर्स घबरा गए। मैं देख रहा था सामने लगे मॉनिटर में पेशेंट की धड़कन गिरते हुए। हर गिरती धड़कन मुझे मेरी आजादी की तरफ ले जा रही थी। मैं और वक्त ले रहा था। पलट के देखा तो केशव बिल्कुल मेरे पीछे खड़ा था। वो तैयार था मरीज के जिस्म में प्रवेश करने के लिए। धड़कनों को सिर्फ 2 मिनट रुकना था, वो फिर चलने लगी। किसी को कुछ पता नहीं चला। मरीज की सांसें उखड़ने लगी, मेरे हाथ कांप रहे थे। लेकिन तभी तभी जैसे मैं होश में आ गया। ये क्या कर रहा था? मैंने खुद से पूछा। अपनी जिंदगी पहले जैसे करने के लिए किसी और की मौत का इंतजाम? मेरे हाथ रुक गए। सर सर, व्हाट डू वी डू नाउ? एक डॉक्टर ने हड़बड़ाते हुए कहा। सर ही इज कोलैप्सिंग, सर ही इज कोलैप्सिंग। मैंने मरीज को देखा और फिर डॉक्टर की तरफ हाथ फैलाकर कहा, इंजेक्शन। केशव ठहर गया और उल्टे पैर लौटने लगा। कुछ देर बाद मैं ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकला तो सामने खड़े मरीज के रिश्तेदारों से कहा, ही इज फाइन, और आगे बढ़ गया। 10 कदम चलकर पीछे देखा तो केशव रखड़ते हुए मेरे पीछे आ रहा था। मैंने मुस्कुराया और चल दिया। मैं जीत गया था। मुझे कातिल बनना गवारा नहीं था, भले किसी की आंखों में पूरी जिंदगी भर अपनी मौत देखकर गुजारा करना पड़े। इस बात को कुछ 19 साल हो गए। मैं इस वक्त जब आपको ये कहानी सुना रहा हूँ, तब भी इस कैमरा के पीछे केशव बैठा हूँ। उसके माथे पर खून से भरे जख्म है, सूजी हुई आंखों में मेरी मौत का इंतजार। वो